हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में भी आपके साथ टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आपको अरेंजमेंट भी पता चल चुका है कि क्या होता है बीसीसी के अंदर, क्या होता है एफसीसी के अंदर, और कैसे कैसे हम इनको अरेंज करते हैं सिंपल क्यूबिक से लेके एज पर द फेस डायगोनल एंड ऑल। अब इसके बाद हमें 1 to 1 इन टाइप्स में क्या करना है, अरेंजमेंट्स चेक करने हैं और फिर यहां से आपको फिगर आउट करना है कैलकुलेशन के बिहाफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब आपको 1 to 1 पता है, डेफिनेशंस भी, सारी चीज अच्छे से रिमाइंड है। अब सुनो, अब प्रिमिटिव किसको कह रहे थे हम लोग? मैंने प्रिमिटिव यूनिट सेल आपसे क्या कहा था, वही जिसमें क्यूबिक सेल के कॉर्नर्स के एटम्स को हम काउंट करते हैं। जब हमने बात की थी क्या, बॉडी सेंटर को लेके, तो कॉर्नर्स के अलावा बॉडी पे भी उसके क्या होता है, इन बिटवीन सेंटर भी हम मानते हैं। तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लैटिस प्लेन्स ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड स्पेसिंग ऑफ प्लेन्स और इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप्स की तरफ 1 to 1 फॉर द कैलकुलेशन प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहां मैं आपसे क्या कह रही हूं, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लैटिस प्लेन्स ऑफ सेम टाइप। क्या कहा मैंने? सेम टाइप, उसको आप कहते हैं स्पेसिंग ऑफ प्लेन्स और इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्पेक्ट हम लैटिसेस को अब डिवाइड करेंगे। किस एस्पेक्ट के बेसिस पे? स्पेसिंग के, और वो स्पेसिंग किसकी? प्लेन्स की। इंटरप्लेनर डिस्टेंस कह लो या फिर स्पेसिंग कह लीजिए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम फिर से वही स्टार्ट करेंगे, सिंपल प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, बेसिक यूनिट सेल। किसी भी नेम से आ जाए, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ईदर दे आस्क यू बाय द नेम सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल और बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल, तीनों का मतलब एक ही है। यहां मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि यहां पर क्या होगा, यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। याद आया? ये देखो, ऐसा मैंने आपको एक क्यूब बना के दिखाया था और बताया था कि बेटा यहां पर सिर्फ हमारे सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे, सॉरी कॉर्नर्स पे, नॉट एट द सेंटर्स, ओनली एट द कॉर्नर्स। तो ये क्या था? सिंपल। ठीक है, इस केस में हम कहते हैं 1 एटम प्रेजेंट होता है ईच कॉर्नर पे। सो टोटल हमारे पास कितने कॉर्नर्स हो गए? 8। काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये लीजिए 8 कॉर्नर्स of the unit cell considering an atom at one corner is this center. So आपने कहा it will be found that this atom is surrounded by 6 equidistant neighbors. एक एटम को अगर मैं पकड़ लूं यहां से, तो आप कहेंगे इसके नियर बाय जो नेबरिंग एटम्स हैं वो कितने हैं? टोटल 6। ठीक है, तो इसके लिए मैं कह सकती हूं कि यहां इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या कहलाता है? 6 कहलाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए। लाइकवाइज मैंने अगर ये कॉर्नर पकड़ लिया तो देखो कितनों से कनेक्टेड है, 1 2 3 तो सीधे सीधे दिख गए, देन 4 5 एंड 6 हो गया। तो मैं ये कह सकती हूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाता है? जो नियरेस्ट नेबर एटम, सराउंडिंग एटम को ही आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहां से बात समझ में आ गई। जब कभी भी पूछा जाएगा सिंपल के केस में, प्रिमिटिव के केस में या फिर बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल में, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और इसके जो कॉर्नर एटम्स होते हैं वो होते हैं 8। क्लियर है? और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात पूछ ली जाए तो ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एक इंडिविजुअल की हम बात करेंगे तो 1/8 पार्ट काउंट होता है। कितना? 1/8। बाकी का सारा पार्ट अंदर है, सिर्फ जो यूज आ रहा है सारा पार्ट बाहर है। जो यूज आ रहा है वो कितना पार्ट है? 1/8, 8th कॉर्नर से। ठीक है, आइए अब मैंने कहा अगर ए एक साइड है यूनिट सेल की, तो डिस्टेंस जो होगा नियरेस्ट नेबरिंग एटम का वो भी क्या होगा? ए। ठीक है, अब देखो इसी प्रिमिटिव क्यूबिक सेल को मैंने ऑलरेडी यहां और अच्छे से बना के दिया है तुमको। ये रहा तुम्हारा सेल और ये रहे तुम्हारे कॉर्नर एटम्स, 8 है। ठीक है, अब इसी को अगर तुम्हें अरेंज वे में पैटर्न में देखना है तो यहां आ जाओ,
ये देखो, इसको जाने दो और इस पे फोकस करते हैं थोड़ा। तो देखो, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, ये जो कॉर्नर एटम्स हैं अभी तुमको मैंने यहां पर एक इस एक्सप्रेशन में दिखाए। अब दूसरे देखो, यहां अगर मैं एक इस इंडिविजुअल एटम को ले लूं तो क्या ये एटम अपना ये पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें? लाइकवाइज इस एटम की भी बात करोगे तो ये देखो, इसका कंट्रीब्यूशन इतना है। सेम यहां, सेम यहां। तो ऐसे ही अगर हर कॉर्नर पे मैं चेक करूं तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है? 1/8। पहली चीज, अगर इसी को ही एक अरेंजमेंट जो मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में डॉट अरेंजमेंट के पैटर्न पे या फिर एटॉमिक अरेंजमेंट, तो हम देखिए ये एटम्स कैसे अरेंज हैं। 4 आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं और 4 कहां है? जस्ट इसके बैक साइड, जो आपको जस्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, जस्ट कटेड सेक्शन। तो अब आप तीनों फॉर्म से इस चीज को फिगर आउट कर पा रहे हैं कि यहां पर ये कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, चलो अब आओ, अब हमको क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। किस किस के बीच में? एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में। अब हम एज लेंथ की बात किस बिहाफ पे करेंगे? मैं क्या वो 4 एटम उठा लूं, बैक साइड वाले 4, फ्रंट वाले 4, मैं फ्रंट वाले 4 ले लूं। ये देखो तुम्हारे सामने, आओ मुझे एक चीज बताओ, यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं, ये रहा मेरा एक बेसिक क्यूब जो तुम्हें यहां दिख रहा है, मैं रफली उस पर आउटलाइन कर रही हूं। ठीक है, अगर मैं इनकी एज लेंथ की बात करूं तो ये एज लेंथ इसकी ए है, लेट अस सपोज कि ए है। ठीक है, और अगर मैं इसकी एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो आप कहेंगे इस सिंगल एटम के लिए, दिस इंडिविजुअल एटम के लिए इसकी रेडियाई कितनी होगी? आर। और लाइकवाइज इस एटम के लिए भी क्या होगी? आर होगी या नहीं? तो मैं ये कह सकती हूं कि दोनों के कंट्रीब्यूशन से मेरे पास रेडियाई कितनी आ गई? 2r। एज लेंथ से मैंने कहा ये होल ओवर एज लेंथ है। ठीक है, इस सिंगल इंडिविजुअल एटम के लिए मेरे पास रेडियाई है r, दूसरे एटम की भी है r। तो अगर मैं एज लेंथ से इसको रिलेट करूं तो क्या मेरे पास ये 2r हो जाएगी? ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां से तुमने क्या किया कि ये जो मेरे पास एज लेंथ आई तो मैंने बोल दिया एक बार के लिए a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r। अब यहां से मुझे r चाहिए तो a/2 कर सकती हूं। मैं इस चीज को चेक कर लूंगी। ये देखो लिखा भी है a will be equals to 2r, that is r is equals to a/2। तो अब हमको ये फॉर्मूलेशन याद रखनी है कि हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई और a चाहिए तो a की वैल्यू भी आ गई है। हमें अब ये यहाँ पर अप्लाई कहाँ करनी है? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलो, अब हमने पहला रिलेशनशिप एज लेंथ और रेडियस को लेके फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है? अब हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है यूनिट सेल में। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। ठीक है, तो आओ, अब इस केस में हर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अभी अपन ने देखा, ये लो फिर से एक रफली बना लेते हैं। अभी कहा कि हर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूं कि सिंपली अगर क्यूबिक यूनिट सेल में बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ एटम के कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 8 × 1/8 that will be equals to 1 atom per unit cell। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो अगर तुमसे पूछा जाता है सिंपल क्यूबिक सेल में, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में या फिर बेसिक क्यूबिक सेल में कि टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल पर यूनिट सेल कितना होगा, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 8, मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एटम पर यूनिट सेल इन द केस ऑफ BCC। ठीक है, बेसिक क्यूबिक सेल। आओ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ। किसकी? इसी से केस में प्रिमिटिव वाले की ही अब हमें चेक करनी है पैकिंग एफिशिएंसी। नॉर्मली पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशन में। अब हम वहां पर वैल्यू रख देंगे। क्या फॉर्मूला था पैकिंग एफिशिएंसी का? पैकिंग एफिशिएंसी कह लीजिए या फिर आपके पास एक और फॉर्मूलेशन आता है, दैट इज PF। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इसको कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन और इसको कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। बात दोनों ही टर्म्स में एक ही है, एग्जामिनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। चलो
तो क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या मतलब है, वही मतलब है कि टोटल वॉल्यूम में से तुमने कितना कंज्यूम किया है, वहां पर तुमने कितना काम में लिया है उसको डिवाइड करना है, बात खत्म। अब फॉर्मूला बताया था, मल्टीप्लाई किससे करोगे, सबसे पहले अभी नंबर ऑफ एटम्स की बात की थी, हमें पता चल गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो वो हमारा क्या कहलाया, Z, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है रैंक इन द केस ऑफ एज पर द यूनिट सेल। आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपसे एटम पर यूनिट सेल ही लिख के दे, वो आपके लिख के दिया जा सकता है कि प्रिमिटिव के केस में उसकी रैंक क्या है, तो सेम वही चीज है जो एटम पर यूनिट सेल है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि Z है हमारा। तो हमने अभी चेक किया, इस केस में हमारा कितना था, 1 है इसकी रैंक, ठीक है। और अगर हम, आपको ये भी पता है 4/3 पाई आर क्यूब के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं, किसका वॉल्यूम होता है, ये स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइड किससे किया जाएगा, टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। तो सारी फॉर्मुलेशन पता चल गई, अब क्या करोगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर दें, आओ। तो अब वॉल्यूम ऑफ एटम अगर मुझे निकालना है तो सिंपली सा मुझे पता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से आया है, तो यहां से दिक्कत होगी नहीं, और यहां एटम हमारा स्फीयर है, तो उसका हमने रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ले लिया। अब आओ, अब इसको कैलकुलेट करो, SC मींस सिंपल क्यूबिक, ये लीजिए, तो मैं वैल्यू रख दूं, क्या था इसमें, इसकी रैंक क्या थी, ये है Z1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई। अब R क्यूब, R की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अभी एज लेंथ का रिलेशनशिप निकाला था R के साथ, R क्या था मेरा, A/2 था या नहीं, रख दो इस वैल्यू को पाई आर क्यूब में, तो A/2 का होल क्यूब, होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब, ये लो आ गया, कैलकुलेट कर लो, आराम से सॉल्व कर लो, सॉल्व करके तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएगा π/6, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.524, और परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो 52.4 इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव यूनिट सेल और बेसिक क्यूबिक सेल। क्लियर है, चलो इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, और इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, और इसके बाद एक और फॉर्म जनरेट होती है, क्या है वो फॉर्म, उन्होंने बोला ठीक है पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, तो यहां पर मतलब वॉइड्स का अभी हमारे पास स्पेसिंग बाकी है, तो वॉइड कितने प्रेजेंट है यहां पर, 100 में से इसको माइनस कर दो, 52.4 को 100 में से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 47.6, ये लो, तो ये आपके पास क्या हो गए, जो वॉइड्स वहां प्रेजेंट हैं। तो किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जाए, अब आपको सॉल्व करना आ गया है, हमारे पास R गिवन है, V हमें पता है, रैंक हमें पता है, जिसे हम कह रहे हैं एटम पर यूनिट सेल। तो ये लीजिए, इन सिंपल क्यूबिक 52.4% ऑफ अ टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एंड द परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस विल बी 47.6, ठीक है। चलो, तो अब गलती नहीं होगी, अभी हमने सिर्फ एक क्यूबिक यूनिट सेल कंप्लीट किया है, उसकी सारी चीजें, सबसे पहले हमने एज लेंथ और रेडियस को रिलेट किया, फिर हमने एटम पर यूनिट सेल फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए, इसके बाद हमें पढ़ना है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। आप कहोगे मैम आपने वहां भी BCC लिखा था, वो मैंने बेसिक क्यूबिक सेल के रिस्पेक्ट में आपको बताया था, दैट इज नॉट BCC। अगर कंफ्यूज होते हो तो वहां BCC मतलब सिंपल क्यूबिक चलने दो, ठीक है। ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार, आओ ये लीजिए, बन गया डायग्राम। क्या करोगे, पहले कॉर्नर्स पे प्रेजेंट करो एटम, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 8 एट द कॉर्नर्स एंड 1 एट द बॉडी। तो ये लो, ये क्या कहलाया आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कुछ भी नहीं था। अब इसमें कैलकुलेशन सेम वही सारी चीजें अप्लाई करनी है, तो चलो, अ यूनिट सेल हैविंग लेटिस पॉइंट एट द बॉडी सेंटर इन एडिशन टू द लेटिस पॉइंट एट एवरी कॉर्नर, क्या हमने यही किया है, चेक कर लो, एक हमने बॉडी पे बताया है लेटिस पॉइंट,
दिस इज इट, और 8 हमने कोऑर्डिनेट्स पे बता दिए, ठीक है। Where body diagonal particles are touching particles, ये जो बॉडी डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये तो हमने सारी पिक्चराइजेशन देख रखी है, प्रीवियस वाले में मैंने सारे पिक्चर्स आपको बहुत बढ़िया से बताए थे। यहाँ इनको टच कर दो, बन गया डायगोनल। डायगोनल होता ही क्या है, दिस। अभी यहाँ तो कर दिया ना खराब, तो बस मैं वो खराब नहीं करना चाहती थी, अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। चलो तो मेरे से जल्दी बना पा रहे हो तुम, सीख गए ना बच्चों। अरे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, एक बार समझ में आ जाए फिर दिक्कत नहीं कर दोगे। ये लो, ठीक है, आ जाओ। Here the central atom is surrounded by 8 equidistant atom and hence the coordination number is 8। अब इसके किसके रिस्पेक्ट में बात हुई है, इस सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। देखो ये जो सेंट्रल एटम है ये 8 अपने नेबरिंग एटम से कोऑर्डिनेटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8। इससे पहले वाले सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6। यहां हमने कहा कि कितना है, 8, क्योंकि हमने चेक कर लिया बॉडी सेंटर से कितने नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स हैं, 8। चलो अब हम क्या करेंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब देखो तीनों पिक्चराइजेशन, ये रहा आपका सेंटर एटम 8 से अटैच्ड है। अब हमने देखा जो नियरेस्ट डिस्टेंस है एटम्स के बीच में वो, अब पहले क्योंकि यहां पर अब तक आप देख रहे थे सिर्फ कॉर्नर एटम को, अब आप कह रहे हैं कि एक एटम इन बिटवीन है तो उसका तो कंट्रीब्यूशन पूरा की पूरा है, बाकी का 1/8 है बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में, कॉर्नर वाले से तो 1/8 है। तो हम इसको कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। लेकिन यहां पर आप कह रहे हो ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है होपफुली, इसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा की पूरा है, दैट मीन्स +1। तो इस केस में अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ लिए जाते हैं तो आप कितना कहेंगे, 2, यानी इसकी रैंक कितनी हो गई, 2। क्लियर है। चलो ये देखो तो आपके सामने सारी पिक्चराइजेशंस आ गई। अब यहाँ पर आप इसकी नियरेस्ट डिस्टेंस जो फाइंड आउट कर रहे हैं अब वो देखो। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे किस किस के रिस्पेक्ट में, एज लेंथ और एटॉमिक रेडियाई, वही सेम चीज। अब बीसीसी में अगर मैं डायगोनल्स की बात कर लूं, क्या कहा था कि इसका डायगोनल क्या है, टच करता है। तो देखो इस डायगोनल का रिलेशनशिप चेक करते हैं, दिख रहा है पिक्चर, देखो ये वाला एटम इससे टच्ड ये सेकंड एटम और इससे टच्ड ये थर्ड एटम है। ये कॉर्नर वाले एटम्स हैं अपने दोनों, दूसरे कलर से शो कर देते हैं अपन। ये दोनों कौन से हैं, कॉर्नर वाले एटम्स। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, R है या नहीं, बीच वाले का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट है, दैट मींस 2R। तो मैं ये कह सकती हूं इन दो का कंट्रीब्यूशन तो क्या है, RR, और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कंप्लीट 2R। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, क्यूब डायगोनल से आपने देखा सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं लेंथ की बात करूं डायगोनल के रिस्पेक्ट में, लेंथ ऑफ अ क्यूब डायगोनल वो यहां पर क्या हो जाएगी, आप देखिए अगर ये वाली लेंथ यहां से यहां तक ये लेंथ हमारी a है, अब मैं डायगोनल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो क्या ये √3a होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आपने कहा मैम ठीक है ये रहा हमारा ये, और जब डायगोनल की बात कर रहे हैं तो हम टच कर रहे हैं अदर एटम्स को, हमारे पास क्या आ गई, √3a। तो मैं ये कह सकती हूँ मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो √3a है वो किसके इक्वल होगा, 4R के। ये 4R कहाँ से आए, दो तो ये सेंटर वाले एटम्स की R और बीच वाले एटम की कंप्लीट यानी कि ट्वाइस ऑफ R, तो 4R हो गया। यहां से आप R निकाल सकते हैं, तो R यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a/4। कर ली सिंपल बेसिक मैथ्स।
अब हमको ये R की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। चलो तो यहां तक बात समझ में आ गई। बॉडी डायगोनल से एटम टच हो रहे हैं, ये वाली रेडियस 2r है, ये r है, कंप्लीट रेडियस इज 4r एंड इन द केस ऑफ एज लेंथ दैट इज √3a। आपने कैलकुलेट करके r निकाल लिया। चलो नेक्स्ट स्टेप, अब नंबर ऑफ एटम्स यानी कि रैंक फाइंड आउट करनी है। रैंक निकालो। अभी मैंने आपको बताया 1/8 पार्ट +1, क्योंकि बीच वाले का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट है। अभी हमने बताया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होंगे, 2 एटम्स, एक कॉर्नर से एक बॉडी सेंटर से, तो दोनों को मिला के कितने हो गए, 2। तो इसकी रैंक क्या आ गई, Z इसका आ गया 2, क्योंकि हमें पैकिंग एफिशिएंसी में रैंक भी चाहिए और अभी हमने निकाली R भी चाहिए। अब हम यहां से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया, कॉर्नर्स की तरफ से 1, ठीक है। अब आओ, वही लैंग्वेज लिखी हुई है, पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूले में सीधे वैल्यू रख दूं, पैकिंग एफिशिएंसी चेक करो, फॉर्मूला बताओ फिर से, Z × 4/3 πr³ होल/V। अब यहां पर Z रैंक कितनी आई थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई, R की वैल्यू क्या है, √3a/4। अभी हमने कैलकुलेट की है, पुट कर दो यहां पे, √3a/4 होल³ होल/a³, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करके पास तुम्हारे एक रेशियो आता है √3π/8 और इसको कैलकुलेट करो 0.68 और अगर इसको परसेंटेज में चाहते हो दैट इज 68% इन द केस ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, तो अब आपसे BCC में पूछा जाता है कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, सो इट इज 68% एंड द परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस विल बी 100 - 68, दैट विल बी इक्वल्स टू 32। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉइड स्पेस कितना होगा, 32, क्योंकि 68% तो कंज्यूम कर लिया, बचा कितना है, वही वॉइड स्पेस है, 100 में से हमने उसको माइनस कर दिया सिंपली। ये लीजिए, तो अब BCC भी क्लियर है। नेक्स्ट अरेंजमेंट चेक कर लें, आओ। नेक्स्ट क्या है, FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम FCC को अरेंज करते हैं, फेस सेंटर का मतलब कॉर्नर्स के एटम साथ साथ हर फेस का एटम। एक बार पिक्चर बनाएं, चलो डायग्राम बनाते हैं। ऐसा ही बनाया है कुछ कुछ, ये देखो कॉर्नर्स के एटम हो गए पूरे 8, साथ साथ फेस का एटम हर फेस पे। यार दूसरा कलर भाई, आ जाओ। तो जैसे ये फेज मैंने एक कंट्रीब्यूट कर लिया, 1 2 3 4 एंड 1 इज द आउटर वन, 5 और एक पीछे वाला 6। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इस केस में कितना हो गया कि 8 एटम्स तो हैं कॉर्नर पे और 6 एटम है ईच फेस पे, यानी कि एक फेस पे एक है पर क्यूबिक सेल। अगर आप बात करेंगे तो टोटल फेसेस कितने हैं, 6, तो 6 एटम ये हो गए, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंप्लीट 6 नहीं, 1/2, ये भी बताया था। चलो चेक करेंगे अब इसको। ये बात समझ में आई कैसे अपन ने इनको पुट किया है इन एटम्स को, 8 एट द कॉर्नर्स एंड 6 एट द फेसेस, ईच फेस। चलिए अब यहां से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है आपका 12। अब देखो, अब यहां से हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्टेंस हम अभी निकालते हैं, कितनी आएगी, a√2/2। कैसे, अब ये देखो पहले फेजेस चेक कर लो, एक फेज ये वाला, एक ये वाला फेज और एक ये, 4 समझ में आ गए। अब आ जाओ 5th और 6th दिखाती हूं। 5th फेज होगा आपका ये फ्रंट वाला और एक बैक साइड वाला जो विजिबल नहीं है, मान लो ये रहा। तो 6 फेज हो गए। इसी को इस फॉर्म में चेक करो। अब कंट्रीब्यूशन यहां देखो, ये कॉर्नर्स वालों का कितना है, ये तो है 1/8 वाले पार्ट, और ये फेजेस कितना है, हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, 1/2 1/2 1/2। ठीक, ये देखो कैसे प्लेस्ड होते हैं ये एटम्स के अकॉर्डिंग, लाइक दिस। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब करते हैं हम यहां से अपनी मैथमेटिक्स शुरू।
अब फिर से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज लेंथ और आर का रिलेशनशिप निकालेंगे, जैसा अभी तक इससे प्रीवियस वाले केसेस में किया है सेम चीज अप्लाई करनी है। इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखो इसके केस में क्या करोगे, यहां हम फेस डायगोनल को कनेक्ट कर दें, हमें इजीली यहां से आर की वैल्यू मिल जाएगी और एज लेंथ भी डिडक्ट कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, यहां से फेस डायगोनल को अटैच कर दिया। ये देखिए ये रहा मेरा फेस डायगोनल। अब ये फेस डायगोनल के अंदर आपको एक चीज क्लियरली विजिबल है कि इन दो एटम्स का तो आर ही कैप्चर कर रहा है, और इस वाले केस में 2r। ठीक है, कर लोगे। तो FCC में मैं ये कह सकती हूं कि फेस डायगोनल सारे एटम के टच करते हैं, तो यहां जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, √2a। और इससे पहले वाले केस में याद होगी √3a थी, यहां कितनी है, √2a। अब आओ, सो 4r विल बी इक्वल्स टू √2a, और यहां से हम r निकालेंगे √2a/4, दैट इज a/2√2। और यहां से हमारे पास भाई r भी आ गई। ये ही हमें अब यूज लेनी है, क्या ही है, a/2√2। अब यहां से फिर से इसकी रैंक निकालो। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया, कॉर्नर्स वाले 1 हो गया, प्लस 6 फेजेस वाले कंट्रीब्यूशन हाफ, दैट मींस कितना बचा, 3। तो 3 + 1 4, तो हमारे पास यहां Z की रैंक आ जाती है 4, मतलब 4 एटम्स पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसको कहां वैल्यू प्लेस करनी है, R की वैल्यू भी आ गई और Z की वैल्यू भी आ गई, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करते हैं। चलो, ये लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है कि हाँ जी फेस पे 1/2 पार्ट कंज्यूम किया जाता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थियोरेटिकल यहाँ लिखी हुई है, इसलिए 6 फेजेस से ये कंट्रीब्यूशन है, 1/8 टोटल कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन है। सो हम उसे 1 मान लिया, 1 मान क्या लिया, कट गया ना, 1 आया। सो ओवरऑल हमारे पास कितने यूनिट सेल रह जाते हैं, 4। ठीक है, अब आओ पैकिंग एफिशिएंसी चेक कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो वही, z × 4/3 πr³ V। यहाँ पर z है 4/3 और r की वैल्यू क्या है, a/2√2 पुट करो, चेक करो, रिजल्टेंट आता है π/3√2 और इसको सॉल्व करो 0.74। सो द पैकिंग एफिशिएंसी इन द केस ऑफ FCC इज 74%। और अगर पूछ लिया जाता है वाइट स्पेस, 100 - 74 दैट इज 26। क्लियर है, कर लोगे, करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो यहाँ पर तुम बोर बिल्कुल नहीं हो रहे होगे, क्यों, क्योंकि एक तो थियोरेटिकली है, प्लस मज़ा आ रहा है कैलकुलेशन में, प्लस लिंक कर पा रहे हो, क्योंकि शुरू से ही मैंने कहा था जितनी शुरुआत में इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कर ली, फिर तो फटाफट सॉल्व करना है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो, अब हमने जो पैकिंग एफिशिएंसीज निकाली है टोटल, मैंने उसकी यहाँ पर आपको बेटा एक इंपॉर्टेंट टेबल बना के दे दी है, जिससे कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं होगे, सॉल्व करना आता है, हमने सॉल्व भी कर लिया और एक ओवरऑल टेबल भी ले ली कई बार, और लिख के देती हूँ 110% क्वेश्चन आएगा इस टेबल से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूब के केस में नंबर ऑफ एटम कितने थे, 1, रिलेशन जो था वो ये था, कोऑर्डिनेशन नंबर दिस, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, बॉडी सेंटर्ड में 2, a/3 8 एंड 68%, फेस सेंटर्ड में 4, a√2/4 12 एंड 74%। ठीक है, वहीं साथ में चाहो तो वाइट स्पेस भी बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए एक वाइट स्पेस का कॉलम, जो वो भी टेंशन खत्म, वाइट स्पेस इसका 52.4, 100 में से 52.4 माइनस किए थे 47.6, 68 के केस में कितना रह गया हमारे पास, 32, यहाँ कितना रह गया, 26, ये लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चले। अब डेंसिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अच्छा पार्ट है, पैकिंग एफिशिएंसी वाले तीनों बहुत अच्छे से कर लिए होपफुली। एक बार मैं फिर से कहूँगी, देखो रिवाइज भी करना, रिवाइज क्यों करना कि तुम उनको खुद से कैलकुलेट करके देखना,
एक दो बार नहीं हो, गड़बड़ा रहे हो तो चीटिंग करके करना, बट करना एक दो बार कर लिया, चीटिंग करके भी कर लिया, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छा वाला, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। डेंसिटी क्या कहती है, डी या पी से इसको, पी नहीं है वो रो है, डी या रो से इसको डिनोट किया जाता है। बहुत से लोग इसको स्मॉल पी कहते हैं, नहीं, इट्स रो। इफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज नोन, सो हम डेंसिटी बता सकते हैं अगर हमें लेंथ पता है, ठीक है। तो लेट लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल हमने मान ली ए है, वॉल्यूम जो है हमने कह दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स ए क्यूब है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द सेल विल बी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आओ, मैंने माना कि मास जो है एन पार्टिकल्स का जो लेटिस में प्रेजेंट है वो mg है, तो एक पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा m/n, n पार्टिकल्स के लिए बात की है वो ये है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा m/n ग्राम। ऐसे ही z के लिए क्या हो जाएगा z इंटू m/n, z क्या है जो रैंक है, बस हो गया काम, रैंक की वैल्यू रखते जाओ, काम बढ़िया हो जाएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, z इंटू m अपॉन n इंटू ए क्यूब। चलो, z नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m मास ऑफ लैटिस, d डेंसिटी एंड सो ऑन तुम्हें सब पता है, a अवोगाद्रो नंबर है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी तुम्हें सब चीज़ पता है अच्छे से, तो इसमें हम टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, पता है सीधी फॉर्मुलेशन है, वैल्यू निकाल लेंगे। चलो अब यहाँ से कुछ गोल्डन की पॉइंट सुन लो जो काम के हैं इस वाले सेशन से रिलेटेड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ लैटिस n, तो सिंपल क्यूबिक में पूछा जाए तो n होंगे, BCC में पूछा जाए तो n/2 होंगे, FCC में पूछा जाए तो n/4 होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई मेंशन गोल्डन की पॉइंट्स, समझ गए। और इनके कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 6 × 10⁻23, और ये तो लाख बार बता चुकी हूँ, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर, दैट विल बी 10.10 सेंटीमीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर, दैट विल बी 10⁻⁸। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पैकिंग एफिशिएंसी के साथ सारी कैलकुलेशंस करने के साथ आपका पार्ट कर लिया है कंप्लीटली कवर। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अच्छे से कवरेज के साथ। उससे पहले मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को एक बार और पढ़ लो खुद से, उनको 3 ही तो हैं यार, सिंपल BCC FCC, फटाफट से कैलकुलेट कर लो, 15 मिनट का काम है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।